नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। बात करते हैं सबसे पहले लेबनान की। लेबनान का जो अब हाल है उसको देखकर सबको गाज़ा याद आ रहा है। वहां पर लगातार बमबारी हो रही है। बैरूत पर इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल का ये कहना है कि हिजबुल्लाह जब तक वहां रहेगा तब तक लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। बैरूत में कई जगहों पर ज़बरदस्त धमाके हुए हैं। इजरायली सैनिकों के लेबनान में इजरायली झंडा फहराने की भी तस्वीरें आई हैं। लेबनान में इजरायली हमले के बीच हिजबुल्लाह ने सीज फायर की मांग की है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास माज़ेह में एक इमारत पर हवाई हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। अल मायादीन के संवाददाता के मुताबिक माज़ेह में जिस इलाके की इमारत पर हवाई हमला किया गया वो पूरा इलाका आबादी से भरा रिहायशी इलाका है और बहुत सारी इमारतें और एक स्थानीय बाजार भी है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में कहा है कि हिजबुल्लाह को बाहर निकालो वरना लेबनान का हाल भी गाज़ा जैसा हो जाएगा। और इजरायली पीएम का ये बयान तब आया जब इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी तट पर हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना आक्रमण तेज कर दिया है। इस बीच हिजबुल्लाह पर नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है कि नसरल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया है। This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago. But the country that actually conquered Lebanon is not Israel. It's Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense. Hezbollah has turned Lebanon into a stockpile of ammunition and weapons and a forward Iranian military base. Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win, and Israel will win. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. Today, Hezbollah is weaker than it's been for many, many years. Now you, the Lebanese people, you stand at a significant crossroads. It is your choice. You can now take back your country. You can return it to a path of peace and prosperity. तो हिजबुल्लाह के खिलाफ बोलते हुए नेतन्याहू ने सीधे संदेश दिया है एक बार फिर लेबनान के लोगों को। लेबनान के लोगों के नाम ये संदेश जो है उसमें वो कह रहे हैं कि लेबनान बहुत ही खूबसूरत देश है, खूबसूरत देश था, लेकिन हिजबुल्लाह ने उसे हथियारों का ज़ख़ीरा बना दिया है और हमने हिजबुल्लाह की ताकत को बहुत कम कर दिया है। नसरल्लाह मारा गया और उसके अलावा उसके बाद जो उनके डेप्यूटी है उसकी भी ख़त्म करने का दावा इजराइल कर रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि अब ये लेबनान के लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने मुल्क को कैसा रखना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, शांति वहाँ बहाल करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इस बीच जो हाल है लेबनान के अलग अलग शहरों का, बल्कि राजधानी बैरूत का भी, और लेबनान और सीरिया की जो सीमा है वहाँ पर रिहायशी इलाकों में भी बहुत सारी जगह पे बमबारी हुई है। लोग लेबनान में अलग अलग शहरों को छोड़कर जा रहे हैं और किसी भी तरह से सीमा पार करके वो सीरिया की ओर जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बैरूत से, जो वहाँ की राजधानी है लेबनान की, बैरूत से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ से रिपोर्टिंग करना इस वक्त काफ़ी मुश्किल हो रहा है, पर गजाली की ये ख़ास रिपोर्ट हम आपको पहले दिखाते हैं। इस वक्त हम बैरूत के सिटी सेंटर पर खड़े हैं और शहर से बिल्कुल पास में, शहर के बीचों बीच हैं। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन आदम हैं जो यहाँ पर ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं हमारे लिए। लेकिन इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं और क्या रिपोर्ट कर रहे हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। बैरूत सिटी सेंटर के बिल्कुल करीब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसी इलाके में मेरे बाएं तरफ, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाना चाहें, ये वो बिल्डिंग है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कह सकते हैं, जिसको हम अपने अल्फाज में अपार्टमेंट कहते हैं। यहाँ पर कुछ ही दिन पहले
एरियल स्ट्राइक हुआ है। और एरियल स्ट्राइक में आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग में किस तरह से, अगर छत की तरफ देखें, यहाँ देखें छत की तरफ, तो कैसे जो है यहाँ पर डैमेज हुआ है, क्षति पहुंची है इस पूरे एरिया को। और ख़ास करके आगे अगर आप देखें मेरे, तो इससे आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि यहाँ पर एरियल स्ट्राइक जो हम अक्सर टीवी पर देखते हैं खबरों में कि इजराइल की तरफ से हमला हुआ, तो उस हमले की कहानी क्या है, उसके बाद का असर क्या होता है। अब आप देखें इस तरफ, ये पूरी मंजिल है जो जिस पे सिर्फ एक स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर का हाल ऐसा हो गया है कि इस पूरे बिल्डिंग के पार्किंग में जो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं वो सामने, उस गाड़ी पे भी असर हुआ है, वो गाड़ी ख़राब हो गई है। और ऊपर देखें अगर छत की तरफ, तो पहले मंजिल से लेकर नीचे तक हर जगह जो है ये अटैक हुए पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से जो एरियल स्ट्राइक हो रहे हैं वो अब शहर के बीचों बीच हो रहे हैं, बेरूत शहर में हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे ये पता लगता है कि इजरायली हमले जो हैं वो तेज़ हो गए हैं। और अब हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि वो सीज़ फायर या जंग उसी वक्त रोकेंगे जब तक इजराइल जो है गाज़ा पट्टी में अपने हमले नहीं रोक देता है। लेकिन इसका असर बेरूत पे हो क्या रहा है? हम इस वक्त जिस जगह खड़े हैं वो एक कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों हब है, यानी अर्थव्यवस्था के लिए भी जो मार्केट है, बाज़ार है, और जहाँ लोग रहते हैं, उन दोनों ही इलाकों में अटैक्स हो रहे हैं। अभी तक लग रहा था कि सिर्फ दक्षिणी जो बेरूत है या लेबनान का दक्षिणी इलाका है जो इजराइल के उत्तरी इलाके से मिलता है, उस बॉर्डर पर तो ग्राउंड कॉम्बैट जो ज़मीनी जंग है दोनों फ़ौजों के बीच में, हिजबुल्लाह के फाइटर और इजरायली आर्मी के लोग हैं। लेकिन अब जो इजराइल के पास जो सबसे ज़्यादा सुपर पावर बताया जाता है, उसके पास जो असली ताकत और हथियार है वो हवाई हमले के लिए है। और इसी वजह से वो हिजबुल्लाह के कई लीडर्स, हसन नसरल्लाह के अलावा उनके जो सक्सेसर थे, जैसा इजराइल बताता है कि ऐसे कई कमांडरों को उसने मार गिराया है जो हसन नसरल्लाह की जगह लेना चाहते थे। फिलहाल अमेरिका का कहना यह है कि वो इजराइल को इसलिए समर्थन दे रहा है ताकि वो लेबनान से हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दे। इजराइल ने ये कोशिश पहले भी की थी कि हमास और हिजबुल्लाह को वो जड़ से ख़त्म कर सके, लेकिन 1 साल हो चुके हैं 7 अक्टूबर के उस हमले के बाद, जब से इजराइल ने गाज़ा पट्टी, लेबनान, हर जगह हमले शुरू किए। लेकिन फ़िलहाल हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही इजराइल पर लगातार रॉकेट छोड़ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या एक बड़ी जंग और आगे बढ़ सकती है, या इस पूरे माहौल में जिसमें महिलाएं, बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग सब लोग जब इससे आतंकित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो शायद किसी का दिल पसीजे और ये जंग रुक जाए। बेरूत से अपने कैमरा पर्सन आजम के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तो गज़ाली जो हैं वो बेरूत में हैं और वहाँ पे अलग अलग इलाकों में भी जा रहे हैं, और वहाँ पर जो हाल इस वक्त है उसे बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं गज़ाली, और हम सीधे चल सकते हैं गज़ाली के पास। गज़ाली, आप उन इलाकों में भी गए जहाँ से पलायन हो रहा है, और उन इलाकों में भी जहाँ पर ये बमबारी हुई है, तो ये जो बमबारी हुई है रिहायशी इलाकों में भी उसका क्या असर दिखता है वहाँ शहरों पर? और जो नेतन्याहू की तरफ से फिर संदेश आया है यहाँ के लोगों के लिए कि आप अगर चाहते हैं तो अपने मुल्क को फिर से शांति की राह पर ला सकते हैं और हिजबुल्लाह को बाहर करें, उसका वहाँ पर क्या रिएक्शन दिखता है? जी देखिए, पहले सवाल का जवाब कि इजराइल का जो कह सकते हैं कि उत्तरी इलाका है वो लेबनान के दक्षिणी इलाके से मिलता है और दूसरी तरफ समुंदर है। तो हम जिस इलाके में सुबह घूम रहे थे वहाँ पर दक्षिणी इलाका जो है लेबनान का वो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और वहाँ पर लगातार जो है हवाई बमबारी हो रही है। इन सब के बीच जब हम वहाँ पहुंचे तो हिजबुल्लाह के कुछ लोगों ने हम लोगों को रोका भी, और उनके रोकने का कारण ये भी था कि आप रिकॉर्डिंग ना करें, और साथ ही ये भी था कि जब 10-12 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो आसमान में जो इजराइल के ड्रोन घूम रहे हैं वो भीड़ देखकर वहां पर बम गिरा सकते हैं, जिसकी आशंका भी थी और उसको होते हुए भी हमने देखा। कुछ ही दूर में पास के एक गांव में इजराइल के बॉर्डर से लगते हुए जो लेबनान के गांव हैं वहां पर बम गिरने की आवाजें भी आई। अब जो दूसरा सवाल है कि नेतन्याहू ने जो अपील की है, इजराइल के प्रधानमंत्री ने लेबनान के लोगों को कि आप हिजबुल्लाह से अलग हों, हिजबुल्लाह को हटाएं, उनसे दूर रहें, यही अपील नेतन्याहू ने जो है गाजा के लोगों से भी की थी कि आप हमास से दूर हों, फिर ईरान के लोगों से भी की कि हम बहुत जल्द वहां पर तख्ता पलट होते हुए देखना चाहते हैं, और इसी तरह का संदेश उन्होंने लेबनान के लोगों को भी दिया है। और ईरान और गाजा में क्या हुआ हम सबको पता है कि लोगों को बार बार कहा जाता है कि जल्द से जल्द रिहायशी इलाका छोड़ें, और उसके बाद वहां बमबारी हो जाती है, लोगों को ज्यादा समय नहीं दिया जाता।
लेबनान में खास करके दो तरह के विचार हमें लोगों से देखने को मिले। बेरूत शहर में हम खड़े हैं इस वक्त। यहाँ पीछे अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं तो ये बे एरिया है, खाड़ी का इलाका है। इस पानी का थोड़ा सा हिस्सा जो जमीनी इलाके से भी लगता है, यहाँ पर लोग मछली पकड़ने के लिए भी आते हैं और शिपिंग, जो टूरिज्म की शिपिंग होती है, उसके लिए भी आते हैं। तो फिलहाल इस इलाके में तो जंग का कोई असर हुआ नहीं है। इस वार्निंग के बावजूद लोग आसानी से आ रहे हैं और ये क्रूज इस तरह की जो शिप्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिले। और अब बात करते हैं कि इनके बयान का क्या असर हो रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो शरणार्थी हैं या जो हिजबुल्लाह के समर्थक लोग हैं, अगर वो बेरूत की तरफ आते हैं तो शायद यहाँ पर भी हमले बढ़ जाए। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह नहीं होगा तो फिर 1982 में जिस तरह से इजराइल ने यहाँ हमला किया था और 18 साल यहाँ पर बैठे रहे, और उसके अलावा जो है 2006 में भी फिर लड़ाई होती है, तो उन दोनों ही लड़ाई को रोकने में हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो कई लोग उसको अपने सेवियर के तौर पर देखते हैं। और जैसे जैसे यहाँ से हमें ये सेंस मिल रहा है कि अगर जैसे जैसे जंग लंबी होती जाएगी तो इजराइल ये उम्मीद ना करे कि यहाँ के लोग जो है हिजबुल्लाह के खिलाफ होंगे, क्योंकि जैसे जैसे जंग बढ़ती जाएगी लोगों की उम्मीद यही होगी, कुछ लोगों की उम्मीद तो यही होगी कि हिजबुल्लाह इस जंग को उनके साथ लड़े और इजराइल को यहाँ में घुसने या यहाँ पर प्रवेश करने ना दे। क्योंकि इजराइल ने ये भी कह दिया है कि नेवी के लोग जो है समुद्री इलाके से इजराइल में लेबनान में घुसने की कोशिश करेगा। गजाली, एक छोटा सा सवाल कि वहां पर कुछ इलाके ऐसे भी अभी हैं, जैसे आप वहां पर हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये काफी खतरनाक भी है क्योंकि कहीं भी बम गिरता है और आप जैसा बता रहे हैं कि बहुत कम वक्त मिलता है लोगों को वहां से हटने का, बमबारी हो जाती है। तो कुछ इलाके वहां पर ऐसे हैं जो सेफ हैं बताए जा रहे हैं अभी, या सब तरफ खतरा बना हुआ है, रिहायशी इलाकों पे भी खतरा बना हुआ है, इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग है? नगमा सिर्फ एक सेकंड, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग करने में बार बार लोग ये समझते हैं मोबाइल से हम कर रहे हैं कि हम यहाँ के इलाके शायद को दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जी कुछ इलाकों की आप बात करते हैं क्या कुछ सेफ है या नहीं है। जिस तरह का माहौल है का मतलब ये है कि अगर हम अभी बेरूत शहर में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं दूर धमाके की आवाज आ जाती है और उससे ये नहीं पता चलता कि कौन सा इलाका सेफ है या नहीं है। तो कहीं भी इजराइल के पास एक वही एक्सप्लेनेशन होता है कि हिजबुल्लाह का ठिकाना था या यहाँ पर हथियार रखे हुए थे। इससे लोग काफी तंग हैं या परेशान हैं, क्योंकि किसी भी इलाके में अगर आप ये कह दें कि हिजबुल्लाह का इलाका है, तो हमने जो लेबनान के राजदूत हैं हिंदुस्तान में उनसे भी बात की थी। खैर मुझे अब ये बंद करना होगा। ठीक है गजाली, आप ध्यान रखें, हम समझ सकते हैं वहाँ पे रिपोर्टिंग मुश्किल है और वक्त वक्त पे वहाँ पे प्रॉब्लम होती है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं और आपकी जो आपने रिपोर्ट्स भेजी है वो देखते हैं। वहाँ पे जो हमले हो रहे हैं उससे भारी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है। रोज रात कई इलाकों से धमाके की आवाज़ आती है। इन हमलों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग लेबनान छोड़कर सीरिया की ओर पलायन कर रहे हैं। कुछ बच्चों से भी बात की है हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने। इस वक्त हम सीरिया और लेबनान के सरहद के पास खड़े हैं। मेरे पीछे इस तरफ अगर आप देखें तो ये सड़क जो है वो लेबनान की तरफ से आ रही है और ये जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं, जब मैं आपको दिखाता चलूं, ये जितनी गाड़ियां हैं वो लेबनान की तरफ से वो लोग हैं जो इस जंग की वजह से सीरिया की तरफ जा रहे हैं। मेरे सामने जो है ये सीरिया की सड़क है, या जो सड़क है सीरिया की तरफ जाती है। और अब आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लेबनान और सीरिया की सरहद पर इजरायली बम धमाके की वजह से लोगों को परेशानियां आ रही हैं। यहाँ पर ये जो अनाउंसमेंट आप देख रहे हैं, ये यहाँ के लोकल एनजीओ हैं जो रेड क्रेसेंट के नाम से है, और यही लोग हैं जो इन लोगों को, यहाँ के आम नागरिकों को सीरिया ले जाने में मदद कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। और ये वो सड़क है मेरे पीछे, इस सड़क से मैं अभी आया, मैं अभी इसी सड़क से आ रहा था लेबनान की तरफ से। और इस तरफ जो है इस सड़क जो सड़क आगे जा रही है ये सीरिया की तरफ जाती है। और ये इतना बड़ा जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये पूरी सड़क को, इस सड़क पे बमबारी हुई है जिसकी वजह से ये सड़क बीच में टूट गई है या इसमें गड्ढे हो गए हैं। और इतना बड़ा धमाका हुआ था यहाँ पर इजरायली बम धमाके से, जिससे काफ़ी लोग जो हैं गाड़ियों को इस तरफ रोके हुए हैं, कुछ जो हैं दूसरी तरफ भी गाड़ियों से आए थे वो दूसरी तरफ रुक गए हैं। और लोग अपने सारे, कह सकते हैं कि बिलोंगिंग्स के साथ, या अपने कह सकते हैं कि घर के सारा साजो सामान लेकर इस सरहद की तरफ आ चुके हैं। और अब यहाँ से जितनी गाड़ियाँ हैं, आप देखें कि हर गाड़ी में से कुछ लोग अपना सामान लेकर निकल रहे हैं, सामान लेकर
उस तरफ जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे। आप देखें, अभी इसी परिवार की एक बच्ची थी सुरैया, जिससे हम बात कर रहे थे, और इस वक्त भी यहाँ पर यही हाल है। ये एक परिवार है जो लेबनान से अब सीरिया की तरफ जा रहा है। ये दाहिया के इलाके का परिवार है। दाहिया का वही इलाका जहाँ पर हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह की मौत हुई थी जब वहाँ पर इजरायलियों ने बम गिराया। तो इस वक्त यहाँ पर आप देखें कि ये लोग जो हैं अपना सामान लेकर जा रहे हैं, और सारा सामान लेकर ये लोग सीरिया की तरफ निकल रहे हैं। और हालात यहाँ पर तनावपूर्ण भी हैं, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ लेबनान में हालात कैसे होंगे, वो सीरिया से वापस लौट पाएंगे भी या नहीं। और इसी तरह के हालात जो हैं इस पूरी सड़क पर आप देखें, महिलाएं भी हैं जिनको अपना सामान लेकर जाना पड़ रहा है, और यहाँ पर के लोकल NGOs जो हैं उनको समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं। What is your name? Suraya, and I go to the Syria. I love my Lebanon. I love Lebanon. I will. Have you ever been to Syria earlier? No. For the first time? No, For the first time you're going? no, You're going for the first time to Syria. Have you ever visited? no. Okay, you have gone there earlier. Okay. I'm in Lebanon. I will. I will go to the Syria. Shukran, shukran. What's your name? Hamad Majid. Majid, you're going to Syria with your family? Yes, Yes. Why you are going to Syria? Why are you leaving Lebanon? because in Lebanon is danger. It's danger. Did you see any kind of attack here in Lebanon? Yes, Who is attacking Lebanon? Mom and Who is attacking? Did you see any attacks here in Lebanon? Are you scared? no. Are you scared? Are you feared? Okay. तो ये हाल है इस वक्त लेबनान का, और लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में पलायन कर रहे हैं। और जैसा गजाली बता रहे थे कि लोगों को वहाँ से निकलने का भी बहुत कम वक्त मिलता है, और बहुत सारे रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी हो रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में, और ब्रेक के बाद देखेंगे पाकिस्तान का हाल, क्यों इमरान खान के नाम पर वहाँ मचा हुआ है कोहराम। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 1 साल से ज़्यादा समय से रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं, लेकिन इसे लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में अलग अलग शहरों में सड़कों पर PTI के कार्यकर्ताओं का हुजूम रहा, काफ़ी हिंसा भी देखी गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान निजी और सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, और अब अंदाज़ा लगाया गया एक रिपोर्ट में कि 24 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। तो पिछले कई दिनों से ये विरोध प्रदर्शन जारी थे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन PTI के कार्यकर्ताओं ने, सपोर्टर्स ने किया। बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान 14 करोड़ रुपए के 441 सेफ सिटी के कैमरों में तोड़फोड़ हुई है। 10 पुलिस वाहन, 31 मोटरसाइकिलें और 51 गैस मास्क का भी नुकसान हुआ। 3 निजी वाहनों और 1 क्रेन को नुकसान पहुंचा, और 1 पुलिसकर्मी की इसमें मौत भी हुई है। तो इमरान खान जेल में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों से रैली बुलाने का आह्वान किया था, और डी चौक पर रैली आयोजित करने का आह्वान किया था। आपको बता दें कि डी चौक जो है वो जगह है जहां पर 2014 में भी PTI ने 126 दिन का धरना दिया था, और इसी वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तब का दौरा रद्द हो गया था। अब पाकिस्तान में ही अगले हफ्ते शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक होने वाली है। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बीच जो सड़कों पर हंगामा और कोहराम है, उसे लेकर अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह साफ किया है कि इमरान खान की पार्टी को 2014 के जैसे धरने को दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। SCO के सम्मेलन का आयोजन 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में हो रहा है। तो हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार कल्बे अली साहब, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के शहरों में सड़कों पर इस वक्त क्या हाल है? क्या ये प्रोटेस्ट जो हैं अब वापस लिए गए हैं?
जिसमें काफ़ी वायलेंस देखा गया और बहुत नुकसान भी हुआ है वहाँ पे? अभी तो इज अब एवरीथिंग इज नॉर्मल पूरे पाकिस्तान में। तो ये लास्ट वीक प्रोटेस्ट वगैरह सिलसिला जो भी था, काफ़ी वायलेंस हो रहा था, तो अब तो थिंग्स आर नॉर्मल और अब तैयारी है सारी एससीओ की, जो आपने अभी जिक्र भी किया। जी, तो तो पीटीआई से रिलेटेड तो इसको एससीओ के पहले जो शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस तरह का कोई धरना प्रदर्शन ना हो, तो ये डर बना हुआ है कि कहीं पीटीआई के सपोर्टर्स या उनके कार्यकर्ता कुछ इस मौके का इस्तेमाल फिर कर सकते हैं। ये डर इसलिए है, अब आपको मैं बड़े क्लियरली एक बात बता दूं कि ये पीटीआई या शहबाज शरीफ या एक पार्टी या दूसरी पार्टी का इतना बड़ा झगड़ा नहीं है। ये एक बहुत सीरियस किस्म का टर्फ वॉर है कई सारे इंस्टीट्यूशंस या इदारों के दरमियान, और उसमें से ये लोग जो हैं ऑन द फेस हैं। शहबाज शरीफ और इमरान खान दे आर ओनली ऑन द फेस। ये टर्फ वॉर है मुख्तलिफ इदारों की, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, फौज भी शामिल है और हमारे पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। और इनकी अलावा जो इनके अलावा जो एक और भी बहुत बड़ी चीज़ है वो है कि बिजनेस कम्युनिटी के वो लोग जो बहुत मैसिवली बेनिफिशियरी होते हैं कई चीज़ों के, जैसे कि पावर रेट्स के, यानी बिजली के कीमतों के, गैस के कुछ इश्यूज हैं पाकिस्तान में, एलएनजी इंपोर्ट्स के यानी एनर्जी के, और कई चीज़ों के। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, इसके अलावा हम जो कह दिया जाता है बड़े आसानी से, और वो थोड़ा सा सेगमेंट है, मैं तो थोड़ा सा कहता हूँ लेकिन हमारी अथॉरिटीज उसको बहुत बड़ा सेगमेंट कहती हैं, वो है फॉरेन हैंड, जिसमें टॉप पे तो इंडिया ही आता है, फिर बीच में अमेरिका भी है और भी कुछ गल्फ की कंट्रीज है जिनकी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान नहीं, में लेकिन कम या इमरान ज़्यादा खान, है या आपने नहीं। इंडिया की बात की, लेकिन यहाँ पे जो टर्फ वॉर है वो खुद पाकिस्तान के अंदर में जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, और हमने देखा था जब इमरान खान जेल गए थे उस वक्त भी वहाँ पर क्या हाल था। अभी जो ये प्रोटेस्ट चल रहे थे कल्बी अली साहब, उसमें भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और इमरान खान की रिहाई, ये सब बातें थी। तो ये जो इतने दिन हंगामा मचा जिसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, वो क्या डिमांड थी सबसे ज़्यादा उस प्रोटेस्ट में? मैंने आपसे कहा ना कि जो फॉरेन हैंड है वो छोटा सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है टर्फ वॉर। तो ये जो जुडिशरी जी जी, तो तो ये जो mainly प्रोटेस्ट थे सबसे इसमें मेन मांगे क्या थी? ये क्या इमरान खान की रिहाई को लेकर हो रहा है? आपको लग रहा है कि जो कोहराम है वो इमरान खान की वजह से है सड़कों पे? ये जो सबसे बड़ी एक चीज जिसके ऊपर ये झगड़ा या जो भी सिलसिला शुरू हुआ है, और अब एससीओ खत्म होते से ही दोबारा आप देखिएगा मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी मौलाना को अपनी फेवर में, वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक आने वाली है, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसमें काजी फायद ईसा साहब अगर उसको हेड करें। ये है पॉलिटिकल इशू जिसको के सपोर्ट करना चाहती है गवर्नमेंट। काजी फायद ईसा के अच्छे ताल्लुकात नहीं है विद द पीटीआई, और पीटीआई नहीं चाहती कि इस तरह की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने और उसको हेड करें काजी फायद ईसा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, अबाउट एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस, जजेस की कुछ उनकी जो टर्म ऑफ ड्यूटीज हैं उसकी एक्सटेंशन, आर्मी चीफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, एक्सटेंशन ऑफ ड्यूटीज, टर्म ऑफ देयर ड्यूटी, ये सब 3-4 चीज़ें हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अभी तक ओपन नहीं किया गया है। जब ओपन नहीं किया गया है तो इससे और शक पड़ रहा है कि कुछ व्हाट यू कॉल इट, दाल में काला है, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा काफ़ी लोगों को इसमें बेचैनी है। लेकिन मेनली जो झगड़ा या इस वक्त जो आया था, प्रेशर डाल रही थे पीटीआई वाले, ये पूरा कि उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम डी चौक पे आएंगे, तो गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, कि उन्होंने ऑलमोस्ट कर्फ्यू टाइप सिचुएशन कर दी थी इस्लामाबाद में। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आप लोग शायद थोड़ा बहुत फुटेजेस से देख लें कि इस्लामाबाद एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड किस्म का शहर है। यहाँ पे इस तरह से गलियां या कुछ नहीं है। अगर आपने रोड को क्लोज कर दी किसी कंटेनर से, किसी चीज से भी, तो ये नहीं हो सकता कि लोग फुटपाथ पे चढ़ के या किसी और टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकल सकें। मतलब बड़ा सीधी सीधी सड़कें हैं, सड़कों के साथ में जंगल है, और तो इसलिए बिल्कुल बंद हो गया था शहर जी 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 2 दिन के लिए तकरीबन। और टेलीकॉम सेक्टर भी, टेलीफोन्स और डेटा बंद कर दिया था इन्होंने। तो इतना ज्यादा जो खौफ था, सॉरी मैं बस एक बात कह दूं, ये जो इतना खौफ था वो पीटीआई से नहीं था। पीटीआई तो सिर्फ, जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, ऑन द फेस है। असल चीज तो टर्फ वॉर है जो कुछ इन सारे इदारों की हो रही है, और उसी टर्फ वॉर से बचने के लिए गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट दी गई थी कि जी इसको जितना हो सके नाकाम बनाओ। फिर भी इसको हम यूं कह सकते हैं कि कामयाब हो गया,
कि वो लोग जो डी चौक तक उनकी प्रेजेंस करनी थी वो कर ली उन्होंने। जी जी जी, Which तो वहां means तक कि लोग ये पहुंच गए और आप हाँ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश थी कि इसे नाकाम करे, लेकिन वो तो एक तरह से कामयाब रहा क्योंकि डी चौक तक पहुंचे। अभी मैं आखिरी सवाल एक आपसे जानना चाहती हूँ कि इमरान खान अडयाला जेल में है 1 साल से, लेकिन इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है या जो उनका असर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, मतलब उनके नाम पे या उनके समर्थक जो हैं वो इतना कोहराम मचा सकते हैं सड़कों पे, तो उनके जेल में होने के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी में उनकी शोहरत जो है उस पर कोई कमी नहीं आई है। नहीं नहीं, कोई मेजर कमी नहीं आई, बल्कि थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। उसकी वजह उनकी इसकी इम्प्रूवमेंट की वजह है कि ये जो गवर्नमेंट है जो कि फरवरी में आई थी इस साल, जी ये इकोनॉमी और जनरल मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से लोग इनके जो सपोर्टर्स थे या जिन लोगों ने इनको वोट दिया या ट्रेडिशनली पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के जो जी, वोटर्स हैं वो कोई खुश नहीं है ठीक है। और जनरल पब्लिक भी खुश नहीं है। इसलिए इमरान खान की जो पॉपुलर बेस है वो अभी तक कायम है, और वो अगर यही हालात रहे, इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट नहीं की इन्होंने, तो वो पॉपुलर बेस उनका रहेगा। जी जी, तो ये पॉपुलर बेस जो है वो उनका बढ़ा ही है क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी में हम जान रहे हैं कि वो कर्ज की जो के हालात है वो और बदतर हुए हैं, तो लोगों को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है, और इसलिए भी हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान की जो शोहरत है इसमें कोई कमी नहीं आई है। शुक्रिया आपका कलबैली हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस वक्त एक ब्रेक लेना होगा हमें, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आ रही है जो हम आपको अभी दिखाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि जो सीएम आवास था दिल्ली में, जिसे केजरीवाल ने खाली कर दिया था, उसे सील कर दिया गया है। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, जो सीएम आवास है, उसे सील किया गया है, ये खबर आई है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएम हाउस को खाली कर दिया था, लेकिन अब इसे सील इसलिए किया गया है क्योंकि आरोप है कि इसका अवैध इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए एक ब्रेक लेते हैं। इस वक्त इस खबर पे हम वापस लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। और इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर की आवास को सील कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि हैंडओवर में, यानी कि जब अरविंद केजरीवाल ने बंगला छोड़ा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो उस समय जो हैंडओवर था उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। अवैध इस्तेमाल के आरोप में बंगले को सील किया गया है। तो इस समय दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी हैं। अरविंद केजरीवाल ने बंगला खाली किया है, लेकिन इस बंगले को अब सील कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इसका गैर कानूनी इस्तेमाल है और इसी के आरोप में इस पर यह कार्रवाई की गई है। पीडब्ल्यूडी ने बंगले को सील किया है ये कार्रवाई करते हुए, और इस सीएम आवास को सील करने का कारण ये बताया गया है कि हैंडओवर में नियम का पालन नहीं किया गया। हमारे साथ मेरे सहयोगी शुभांग जुड़ गए, शुभांग सिंह ठाकुर। अब ये जो खबर है इसके ऊपर क्या विस्तार मिली है? बंगले के सील करने का कारण क्या है? वो बंगला अरविंद केजरीवाल ने खाली किया था, तो वो बंगले में अब कौन था और क्या नियम का पालन नहीं हुआ है? देखिए, इसकी शुरुआत अगर हम करते हैं तो देखिए, आज सुबह जो आम आदमी पार्टी के राज्य सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि सभी पेपर देने के बाद भी अभी तक जो चाबी है वो आतिशी को नहीं, मतलब अभी तक जो घर का में एंट्री है वो फिलहाल आतिशी को अभी तक नहीं दी गई है। इस बात को लेकर के काफी नाराजगी संजय सिंह ने जताई कि आखिरकार क्यों अभी तक जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर आतिशी को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्यों उन्हें वहां पर अभी तक आवंटित नहीं किया गया है वो बंगला। उसके बाद देखिए, जब इस पर ज्यादा वापसी जवाब देने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सुखदेव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इनको ना देने का कारण ये है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 3 शो कॉज नोटिस जारी किए हैं, और जो भी 3 जो लोग थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो चाबी थी वो पीडब्ल्यूडी को एक बार देनी चाहिए थी, क्योंकि जब भी देखिए जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो ऐसे में जो चाबी थी वो अरविंद केजरीवाल को सीधा आतिशी को नहीं देनी थी, वो चाबी उन्हें पीडब्ल्यूडी को सौंपनी थी, और इस एक पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत ही उन्हें वो बंगला मिलना था। लेकिन जब इस पूरे प्रोसेस को देखा गया तो पता ये चला कि जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो इस बंगले का नहीं दिया गया था, और इस सर्टिफिकेट के ना चलते 3 शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा, साथ ही साथ सीबीआई और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा भी जांच इस मामले में की जा रही थी।
तो दिल्ली जी। बीजेपी अध्यक्ष प्रिंस देवा ने इस बात पर मांग रखी कि जल्द से जल्द बंगले को सील किया जाए और जांच की जाए कि आखिरकार बंगले में ऐसा क्या है जो आम आदमी पार्टी छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्योंकि पीडब्ल्यूडी को लगातार चाबी मांग रही थी और चाबी नहीं दी गई, जिस वजह से फिलहाल जो पीडब्ल्यूडी की टीम है वो मौके पर पहुंची है और जानकारी ये मिल रही है कि वो अब बंगले को सील कर चुके हैं। जी। देखिए, ये पूरा फिलहाल मामला यहाँ पर जरूर हमें देखने को मिल रहा है बंगले को लेकर के भी। पहले भी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में काफी बहस इस मामले में छिड़ चुकी है। जी, आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में कई मामलों को लेकर टकराव रहा और इस वक्त कहा जा रहा है, ये आरोप है कि आतिशी सिंह को, जो नई मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्हें हैंडओवर चाबी नहीं की गई है, लेकिन जो हैंडओवर हुआ था उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है और इसलिए बंगले को सील कर दिया गया है। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। इस बार ये पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिन और जॉन एम जंपर को दिया गया है। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए ये पुरस्कार मिला है और डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी के लिए ये पुरस्कार मिला। बेकर सियाटल में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में, जबकि हसाबिस और जंपर लंदन में गूगल डीप माइंड में काम करते हैं। तो 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।